चाहते हो आज हम जो मनोविज्ञान का अर्थ है परिचय के बारे में भी स्टार्ट करोगे अध्ययन करेंगे, जिसमें रोविंग हॉर्स था। रोविंग हॉर्स ने कहा है कि मनोविज्ञान के बारे में कि मनोविज्ञान का तात्विक लंबा है जबकि इतिहास बहुत छोटा है। यानी कि इसके जो मनोविज्ञान है इसके बारे में जो रोविंग हॉर्स था, उन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हमारे को बाद में देखने को मिलेगी, लेकिन अभी तो इसका इतिहास है वो बहुत छोटा है। उसके बाद में मनोविज्ञान अपने विकास क्रम की शेष अवस्था में है। इस अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो मनोविज्ञान है अपनी जो अब विकास हो रहा है, यानी कि उसकी शेष अवस्था है वो चल रही है मनोविज्ञान की। इसके बाद में 16वीं सदी से पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा मनोदर्शन या मानसिक दर्शन के अंतर्गत पढ़ा जाता था। यानी कि जो मनोविज्ञान है 16वीं शताब्दी के पहले जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी, जिसको मनोदर्शन या मानसिक दर्शन के अंतर्गत पढ़ा जाता था। 16वीं शताब्दी जिसमें 1590 यह विषय दर्शन शास्त्र से अलग हो गए। तो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र से अलग हो जाता है और मनोविज्ञान नाम से स्वतंत्र विषय बन गया। यानी कि जो 16वीं सदी थी इसके अंदर जो दर्शन शास्त्र से इसलिए मनोविज्ञान अलग हुआ और एक मनोविज्ञान नए विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा। मनोविज्ञान शब्द का है वो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ बॉयखल जो यूनान के रहने वाले थे, उन्होंने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब है मनोविज्ञान का और एक इंग्लिश में साइकोलॉजी का अलग, ये लैटिन भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा इन दोनों का ये शब्द है जो जिसको हम ग्रीक भाषा में भी बोल सकते हैं और लैटिन भाषा में भी बोलते हैं। अब इसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है साइको, दूसरा होता है लोगस। साइकी का अर्थ होता है मस्तिष्क में पाई जाने वाली ऊर्जा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। अर्थात साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है मस्तिष्क में पाई जाने वाली ऊर्जा का अध्ययन करना। अर्थात तो साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ यह है कि जो मस्तिष्क में जो भी ऊर्जा पाई जाती है, उसका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। 16वीं सदी में मनोविज्ञान जब 16वीं सदी चल रही थी तो उस समय मनोविज्ञान को है आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना गया कि जो एक मनुष्य है उसके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, तो वो उसके मन में वो उसके आत्मा है। तो आज हम आत्मा के बारे में बहुत सी बातें हैं, वो सारी बातें हैं मनोविज्ञान है 16वीं सदी में आत्मा का दिल के रूप में जाने लगा। इससे जो आत्मा से संबंधित जो समर्थक मनोवैज्ञानिक थे उनमें थे अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे। यानी कि जो मनोविज्ञान को आत्मा से संबंधित अध्ययन से जुड़े हुए जो मनोवैज्ञानिक थे उनमें अरस्तु था, प्लेटो था और डेकार्टे था। इसके बाद में 17वीं और 18वीं शताब्दी में मन का अध्ययन करने वाला विषय माना गया। यानी कि पहले आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना जाने लगा। फिर बाद में जो पोम्पोनोजी है उन्होंने कहा कि यह केवल मनुष्य जितनी आत्मा है उसके बारे में हम अच्छे से पता नहीं लगा सकते, वो उसके मन में क्या चल रहा है ये भी तो हम पता लगा सकते हैं, उसके बारे में तो अध्ययन किया जा सकता। तो उन्होंने अपने विचार दिए कि जो मनोविज्ञान का जो विषय है उसको 17वीं और 18वीं शताब्दी में है मन का के रूप में अध्ययन किया जाने लगा। और इसके जो समर्थक थे
वो एक तो था पोम्पोलॉजी और दूसरा था थॉमस रीड। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का ही मनोविज्ञान को 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को ही मन का विज्ञान के रूप में कहा जाने लगा। जब 18वीं शताब्दी चल रही थी तो सब लोग पूरी एक शताब्दी मन का विज्ञान है उसी को ही मनोविज्ञान के रूप में जाने लगा है कि जो बातें हम मन में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो हमारे मन में चल रहा है वो ही मनोविज्ञान है। कि मन में जो अच्छी बातें भी हो सकती है और बुरी बातें और भी हो सकती है, वो कि हम किसी के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं, हमारे मन के साथ वो सारी बातें का अध्ययन एक विषय के अंतर्गत किया जाने लगा, जिसको मन का विज्ञान के रूप में जाने लगा। वो कौन सी सदी थी? वो 18वीं सदी थी। 19वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान था वो चेतनाता विज्ञान बना रहा। इसके जो समर्थक थे वो विलियम वुंड थे, टीचनर थे, विलियम जेम्स, विलियम ली और ब्राइज। 1879 के अंदर जो जर्मनी का जो लिप्जिग शहर था उसमें स्थित कोलोम्बस विश्वविद्यालय में विलियम वुंड ने विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। यानी कि जो मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला के विश्व की सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पे थी? कोलोम्बस विश्वविद्यालय जिसने स्थापित की, विलियम वुंड ने इसकी स्थापना की। भारत में पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1915 में कोलकाता में स्थापित की गई थी, जिसको सेनगुप्त के द्वारा स्थापित की गई। यानी कि जो भारत में जो पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है 1915 में स्थापित की गई, तो कोलकाता के अंदर सेनगुप्त के द्वारा संचालित की गई थी। 1890 में चेतना के विज्ञान की आलोचना की गई। 1890 से 1905 तक के समय को मनोविज्ञान का बंदरकाल कहते हैं। यानी कि 1890 से लेकर 1905 तक के काल को बंदरकाल इसलिए कहा जाता है कि इस काल के अंदर कोई भी जो मनोविज्ञान से संबंधित कोई भी नए तथ्यों की जानकारी, नया विकास, नई खोजे, वो कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद में ये जो काल चला था लगभग 15 वर्षों तक चला था। 1905 में ब्रिटेन के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में सर्वप्रथम मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहने का प्रयास किया है। कि सबसे पहले जो मनोविज्ञान को है वो जो विलियम मैकडूगल था, ये ब्रिटेन का रहने वाला था। इन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहले तो मनोविज्ञान था उसको व्यवहार का विज्ञान कहने का प्रयास किया। इसके बाद में 1912 में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाटसन ने व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित किया। व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित किया। उसके बाद 1912 में मनोविज्ञान का क्रांति का वर्ष माना जाता है। कि 1912 में जो सबसे ज्यादा है जो मनोविज्ञान से संबंधित विकास हुए तो सबसे ज्यादा 1912 के अंदर हुए। वाटसन ने कहा कि किसी भी प्राणी द्वारा की गई प्रत्येक क्रिया को व्यवहार कहते हैं। कि कोई भी प्राणी है वो किसी भी प्रकार का कोई क्रिया प्रतिक्रिया करता है तो उसको व्यवहार कहा जाता है। जैसे वो चल रहा है, दूसरों के साथ में किस प्रकार से रह रहा है, खुद के साथ में वो कैसा व्यवहार कर रहा है, तो ये सारी जो गतिविधियां हैं वो सब उसके व्यवहार के अंतर्गत आती है। व्यवहार क्या है? व्यवहार मनोशारीरिक होता है। यानी कि जो व्यवहार है वो मन के द्वारा की जाता है और उसमें शरीर का भी संचालन होता है। व्यवहार के बारे में एक और परिभाषा है, यह परदेशी शरीर से होता है तथा नियंत्रित मन से होता है। तो कोई भी व्यवहार है या किसी के प्रति भी जब हम व्यवहार करते हैं तो प्रदर्शित तो शरीर से होता है और कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? मन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। व्यवहार पर चेतन मन और अचेतन मन दोनों का प्रभाव होता है। तो व्यवहार होता है, एक मनुष्य को व्यवहार होगा,
या किसी का भी व्यवहार होगा, उसका चेतन मन और अचेतन मन, इन दोनों का प्रभाव उसके ऊपर देखने को मिलता है। ऐसा व्यवहार जिसे हम स्वयं करते हैं चेतन मन द्वारा नियंत्रित होता है। हम जो प्रत्यक्ष में व्यवहार करते हैं और जो स्वयं करते हैं वो चेतन मन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसा व्यवहार जिसे हम स्वयं नहीं करते बल्कि स्वतः नियंत्रित होता है, अचेतन मन द्वारा नियंत्रित होकर स्वतः नियंत्रित होता है, अचेतन मन द्वारा नियंत्रित होता है। यानी कि जो जिस व्यवहार को हम स्वयं नहीं करते और अपने आप ही स्वयं नियंत्रित नहीं करते और बल्कि अपने आप ही नियंत्रित हो जाता है, तो वह अचेतन मन द्वारा होता है। अब बात आती है कि मन कितने प्रकार के होते हैं। मन होते हैं 3 प्रकार के। चेतन मन जो 10% होता, चेतन मन 10% होता है, जो वातावरण से प्रभावित होता है। अचेतन मन होता है, उसमें 90% और जो वातावरण से प्रभावित नहीं होता है। अर्ध चेतन मन होता है, यहाँ चेतन मन और अर्ध चेतन मन दोनों का मिश्रित रूप होता है। इसे मस्तिष्क का एल्बा इसे जो अर्ध चेतन मन है उसको मस्तिष्क के अल्फा स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं एक डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। जैसे एक टप लिया है या कोई बाल्टी है, उसके अंदर ये वाला दूध जो है वह पानी डाल दिया गया इसके अंदर और ये बर्फ का टुकड़ा है। और ये एक निश्चित सीमा होती है। ये जो बर्फ का टुकड़ा है यह बाहर दिखाई दे रहा है वो 10% है और अंदर वाला जो भाग है ये 90% है। तो 10% होता है वो चेतन मन होता है और जो 90% भाग होता है वो अर्ध चेतन मन होता है। ये अचेतन मन होता है। अचेतन मन होता है और ये वाला जो भाग है जो एक लाइन के रूप में दिखा दे रहा है वो अर्ध चेतन का अर्ध चेतन मन के नाम से भी जाना जाता है। अर्ध चेतन मन यानी कि एक मनुष्य है उसके अंदर जो दबी यह जो अचेतन मन होगा इसमें दबी हुई इच्छा होगी वो वही इच्छा देश के अंदर होगी अचेतन मन कहते। और जो प्रत्यक्ष में देखा जाता है तो प्रत्यक्ष में देखा जा रहा, सुना जा रहा, समझा जा रहा है और अपने व्यवहार को नियंत्रित किया जा रहा है। कुछ बहुत सारे विषय वस्तु को देखकर वो चेतन मन के अंदर होता है। जैसे हम किसी से बातचीत करें और खुली आंखों से बातचीत करें और उस विषय वस्तु के बारे में हम सोच समझ कर कार्य करें, वो तो सारा आ जाएगा प्रत्यक्ष के अंदर कि चेतन मन। जब तक हम सोच समझ रहे हैं यानी कि खुली आंखों से सब कुछ हो रहा, वो तो चेतन मन के अंतर्गत है। अचेतन के अंदर है हमारे जो वर्षों से जो सपने हैं वो अधूरे, जो दबी हुई इच्छा है, तो जिज्ञासा है, स्मरण शक्तियां है, वो सारे के सारे इच्छाएं हैं, स्मरण शक्ति है, स्मरण शक्ति ये और दो तक में जो प्रवृत्ति है विध्वंसात्मक जो प्रवृत्ति है, किसी को देखकर आपका मन खराब हो जाता है, किसी को देखकर आपका मन अच्छा हो जाता है। तो इस प्रकार की जितनी भी इच्छाएं है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है, वो
अचेतन मन में पाई जाती है। इसके बाद में जिसके दो चेतन मन है, अगर उससे इस मन के अंदर दो चेतन मन में दो बातें हैं, वो अगर वो ज्यादा दिनों तक ज्यादा समय तक कार्य करने लग जाते हैं तो अचेतन मन में पहुंच जाती है। और इन दोनों का जो ये पड़ा वाला स्थिति है वो अर्धचेतन, इसके अंदर क्या होता है कि हमेशा जो कंफ्यूजन वाली जो समस्यात्मक कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, वो कंफ्यूजन वाली जो स्थिति होती है वो अर्धचेतन मन के तहत पाई जाती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर करना। धन्यवाद।